अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम अपने लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स जब हम पढ़ते हैं तो वेक्टर्स के बेसिकली दो मेजर टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं पोलर वेक्टर्स और दूसरा जो टाइप होता है जनरलाइज हम बात करते हैं तो एक होता है एक्सियल वेक्टर्स। अब हम इसको समझेंगे तो ये जो पोलर वेक्टर्स होते हैं, पोलर वेक्टर्स हम उनको कहते हैं जो ट्रांसलेटरी मोशन में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हम कहते हैं भाई डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया। तो ये जितने भी वेक्टर्स हमारे पास होते हैं ये जो होते हैं वो ट्रांसलेटरी मोशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो जो वेक्टर ट्रांसलेटरी मोशन में इन्वॉल्व होंगे उनको हम कहते हैं polar vectors. So those vectors which are involved in translatory motion are known as polar vectors. polar vectors के जो examples हैं, पोलर वेक्टर्स के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, जैसे हम कहते हैं फोर्स है, जैसे हम कहते हैं वेलोसिटी है, जैसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन है। तो ये जितने भी जो हैं वो हमारे पास पोलर वेक्टर्स होते हैं। अगर आप एक्सियल वेक्टर की बात करेंगे तो हम कहते हैं एक्सियल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो ट्रांसलेटरी मोशन में जो रोटेटरी मोशन में इन्वॉल्व होते हैं। सो दोज वेक्टर्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन रोटेटरी मोशन, जैसे हम कह सकते हैं, जैसे हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है, जैसे हमारे पास टॉर्क है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर वेलोसिटी है, ये सारे के सारे जो हैं एक्सियल वेक्टर्स हैं। या एक्सियल वेक्टर्स को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दोज वेक्टर्स विच आर ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं दोज वेक्टर्स विच आर always directed towards the axis of rotation। यानी वो वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन टुवर्ड्स दी एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है उनको हम एक्सियल वेक्टर्स कहते हैं। एक्सियल वेक्टर्स के एग्जाम्पल हैं एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के बाद हम ये भी कह सकते हैं कि भाई एंगुलर वेलोसिटी, उसी के साथ हम कह सकते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये जो या हम कह सकते हैं टॉर्क, ये सारे जो हैं हम कहते हैं कि ये एक्सियल वेक्टर्स हैं। अब एक्सियल वेक्टर्स की एक और पॉइंट भी नोट कर दें, हम कहते हैं कि जब दो पोलर वेक्टर्स की हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक्सियल वेक्टर मिलता है। सपोज कैसे, जैसे हम कहते हैं भाई एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम दो पोलर वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट है। एक हमारा पोजीशन वेक्टर है और एक हमारा लीनियर मोमेंटम है। जब हमने इनकी क्रॉस प्रोडक्ट की तो हमें एंगुलर मोमेंटम मिल गया और एंगुलर मोमेंटम एक किस्म का एक्सियल वेक्टर है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं when two polar vectors are cross multiplied, result is a क्या कहते हैं हम एक्सियल वेक्टर। तो वहाँ से जो रिजल्ट आएगी वो एक्सियल वेक्टर की होगी। ठीक है, इसी तरीके से एक MCQs भी यहाँ से बन सकता है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग is an
एक्सियल वेक्टर, यानी इनमें से कौन सा ऐसा वेक्टर है जो एक्सियल है। तो हम ऑप्शन लिख सकते हैं। सपोज हम लिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, फिर हम लिख रहे हैं वेलोसिटी, फिर हम लिख रहे हैं एक्सेलरेशन, और फिर हम लिख रहे हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम तो आप इसमें से बता सकते हैं, अभी हमने डिस्कस किया है, तो हम कहेंगे एंगुलर मोमेंटम जो है वो एक किस्म का एक्सियल वेक्टर है। अभी हम वेक्टर के कुछ और टाइप्स पढ़ेंगे। तो अभी हम वेक्टर का जो टाइप डिस्कस करने वाले हैं, तो हम अब पढ़ेंगे अदर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो सबसे अब हम डिस्कस करेंगे कोइनिशियल वेक्टर। तो कोइनिशियल वेक्टर किसको कहते हैं? वो वेक्टर्स जिनकी इनिशियल पॉइंट यानी जिनका टेल जो है वो सेम होता है। दोज वेक्टर्स which have same initial means tail is known as कोइनिशियल वेक्टर। अब जैसे कि कोइनिशियल वेक्टर कैसे होंगे, तो ये डायग्राम देखें। सपोज करें ये वेक्टर हमारा ए है, ये वेक्टर हमारा बी है, और ये वेक्टर हमारा सी है। तो हम ए वेक्टर को, बी वेक्टर को और सी वेक्टर को कोइनिशियल वेक्टर कह सकते हैं, क्योंकि इनकी जो टेल है वो एक ही पॉइंट पे है। तो जैसे डेफिनेशन में लिखा है, दोज वेक्टर विच हैव द सेम इनिशियल मींस टेल इज नोन एज द कोइनिशियल वेक्टर। या आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, सपोज एक वेक्टर है ए बी, एक वेक्टर है ए सी, एक वेक्टर है ए डी, तो हम इन वेक्टर को भी कोइनिशियल वेक्टर कह सकते हैं, क्योंकि ये इनकी इनिशियल पॉइंट है, और इनिशियल पॉइंट मींस टेल है, और इन सब का जो टेल है वो एक जैसा है। इसी के बाद अब हम डिस्कस करेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, तो कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? तो हम कहते हैं वो वेक्टर्स जो सेम पॉइंट पे लाई करें, या वो वेक्टर जो आपस में पैरेलल हों। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, दोज वेक्टर्स विच लाइज ऑन सेम पॉइंट या लाइन आर अ पैरेलल लाइन। यानी अब आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे सपोज करें ये वेक्टर्स हैं, ये मैंने वेक्टर्स बनाए हैं बहुत सारे। ये वेक्टर्स हैं ए, ये वेक्टर है बी, ये वेक्टर है सी, ये वेक्टर है डी। तो अब आप कैसे समझ सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है वो सेम पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। इस सेम पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि भाई वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में कोलिनियर हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई वेक्टर सी और वेक्टर डी आपस में कोलिनियर हैं, क्योंकि ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, और ये दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर हमारे जो हैं कोलिनियर वेक्टर्स हैं। अब कोलिनियर वेक्टर्स में अब हम बात करेंगे पैरेलल वेक्टर्स की। तो जब हम पैरेलल वेक्टर्स की बात करते हैं, तो हम कहते हैं दोज वेक्टर्स having same direction, those vectors having same direction are known as parallel vectors। पैरेलल वेक्टर्स को हम ऐसे भी कह सकते हैं भाई लाइक वेक्टर्स। एक्चुअली जो हम बात करते हैं कि भाई पैरेलल जो वेक्टर्स होते हैं, बेसिकली उसके दो टाइप्स होते हैं। एक को कहते हैं लाइक वेक्टर और एक को कहते हैं अनलाइक वेक्टर। ठीक है, तो हम पैरेलल वेक्टर्स की डेफिनेशन ऐसे भी कह सकते हैं, दोज वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन आर नोन एज द पैरेलल वेक्टर्स, और पैरेलल वेक्टर्स को हम लाइक वेक्टर्स भी कह सकते हैं। अब याद रखिएगा, द एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स
इज़ 0 डिग्री। पैरेलल वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होती है वो हमेशा 0 डिग्री होती है। और दूसरी पॉइंट ये भी याद रख लें कि जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो उनका रिजल्टेंट जो है वो मैक्सिमम आता है। द रिजल्टेंट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज ऑलवेज मैक्सिमम। ये बात हम आगे भी जो है वो डिस्कस करेंगे। अब थोड़ी सी बात ये नोट करें, देखें एक वेक्टर है हमारे पास A और A का मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, और दूसरा वेक्टर हमारे पास B है और उसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, पर इन दोनों का डायरेक्शन जो है वो सेम है। तो जब दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है, भले उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, तो हम इन वेक्टर्स को क्या कहते हैं? इन वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। और याद रखिएगा पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री होती है और पैरेलल वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो है वो मैक्सिमम होता है। और पैरेलल वेक्टर का रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं? सिंपल एडिशन से। रिजल्टेंट हम ऐसे निकालते हैं भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B। मैं अगर कहूँ एक फोर्स का मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है या 8 न्यूटन है और दूसरे फोर्स का मैग्नीट्यूड 6 है और इनका रिजल्टेंट जो है वो 14 है, तो मैं अगर आपसे पूछूं भाई F1 और F2 आपस में क्या हैं, तो आप कहेंगे ये दोनों जो हैं आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि इनका रिजल्टेंट हमने स्केलर की तरह निकाला है। जैसे हम स्केलर में ऐड करते हैं भाई, एक नंबर हमारा 8 है, दूसरा नंबर हमारा 6 है, तो रिजल्ट क्या आएगा? तो हम कहते हैं भाई 8 और 6 14। तो इसी तरीके से जब भी हम वेक्टर्स को ऐसे ऐड करेंगे तो हम कहेंगे ये वेक्टर आपस में पैरेलल हैं। ठीक है। अच्छा, आप एक बात और समझें, पैरेलल वेक्टर्स हम कैसे पहचानेंगे? देखें, अगर ये वेक्टर A लिखा हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 6k और दूसरा वेक्टर लिखा हुआ है कि भाई 4i प्लस 6j प्लस 12k, मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताओ भाई ये दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं कि नहीं है? तो देखें हिंट देखें। हिंट क्या है कि आप इस B में से कुछ कॉमन ले लें और कॉमन लेने के बाद अगर आपका वेक्टर सेम रिपीट हो गया तो हम कहेंगे ये दोनों वेक्टर जो हैं वो आपस में पैरेलल हैं। कैसे? मसलन अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं, तो जब मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो ये 2i हो जाएगा, ये 3j हो जाएगा, ये 6k हो जाएगा। कॉमन लेने से ये जो वेक्टर है, अब जो मेरा B वेक्टर है, आफ्टर टेकिंग द कॉमन, क्या ये A की तरह बन गया है? तो बिल्कुल A की तरह बन गया है। तो मैं कहूँगा कि वेक्टर A और वेक्टर B आपस में क्या हैं? पैरेलल हैं। आपसे ऐसे भी इन डिटेल्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, बताओ बेटा इनके बीच में एंगल क्या है? तो अगर आप लोगों को पता होगा कि भाई ये वेक्टर पैरेलल हैं और आपको ये पता होगा कि पैरेलल के बीच में एंगल 0 डिग्री होती है, तो आप इजीली उनको बता सकते हैं। तो पैरेलल वेक्टर को पहचाना ऐसे जाता है। इसी तरीके से अब हम दूसरी बात करेंगे, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स किसको कहते हैं? तो हम कहते हैं कि भाई ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, दोज वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। इक्वल वेक्टर बेसिकली एक पैरेलल वेक्टर होता है क्योंकि इनके पास डायरेक्शन जो है वो सेम है। पर इक्वल वेक्टर में हमें दूसरी प्रॉपर्टी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और वो कौन सी बात है कि इनके पास मैग्नीट्यूड भी एक जैसा होना चाहिए। सपोज अगर मैं कह रहा हूँ भाई एक वेक्टर है जिसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है और इसका डायरेक्शन जो है वो ईस्ट है, और दूसरा वेक्टर B है, इसकी लेंथ 1 मीटर है और ये इसका डायरेक्शन भी ईस्ट में, क्या ये दो वेक्टर आपस में इक्वल हैं? तो कैसे देखेंगे? पहले तो हमें मैग्नीट्यूड देखना पड़ेगा। भाई इसका मैग्नीट्यूड 100 सेंटीमीटर है और इसका मैग्नीट्यूड 1 मीटर है, क्या 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होते हैं? बिल्कुल बराबर होते हैं। तो हम कहेंगे इन दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम है और इन दो वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम है, तो हम लिहाजा कहेंगे कि इनके बीच में एंगल जो होगी वो 0 डिग्री होगी और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। सो द एंगल बिटवीन
2 इक्वल वेक्टर्स इज 0। अब इक्वल वेक्टर के बाद हम डिस्कस करते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, जहाँ हम इनको अनलाइक वेक्टर भी कहते हैं। अब एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होंगे, तो हम कहते हैं ऐसे वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड सेम, जिनके मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो और डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो। यानी एक वेक्टर अगर टुवर्ड्स नॉर्थ है तो दूसरा वेक्टर टुवर्ड्स साउथ होना चाहिए। तो हम कहेंगे टू वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शंस, two vectors having opposite directions are known as anti-parallel vectors। anti-parallel vectors। और anti-parallel vectors कैसे, अब देखें, सपोज करें ये हमारा वेक्टर A है, इसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर है, और इसी तरीके से एक दूसरा वेक्टर है B, इसका मैग्नीट्यूड 8 मीटर है। तो हम कहेंगे ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है और इनका डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं द एंगल बिटवीन टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज 180 डिग्री। यानी एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल 180 डिग्री होती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि भाई जब दो वेक्टर आपस में एंटी पैरेलल होते हैं तो उनका रिजल्टेंट मिनिमम होता है। द रिजल्टेंट ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज मिनिमम। और इनका रिजल्टेंट कैसे मिलता है, एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड से दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस कर लेते हैं। सपोज अगर मैं आपको कहता हूँ कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 यूनिट है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है और उनका रिजल्टेंट 2 यूनिट है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताओ इनके बीच में एंगल क्या है, तो आप कहेंगे इनके बीच में एंगल जो है 180 डिग्री है, क्योंकि मैंने जो इनका रिजल्टेंट देखा है वो वेक्टर ए में से वेक्टर बी मैंने माइनस किया है। तो जब भी हम रिजल्टेंट को ऐसे सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे भाई ये वेक्टर आपस में एंटी पैरेलल हैं और इनका रिजल्टेंट जो है वो सबसे कम होता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करें, देखें रिजल्टेंट जो वेक्टर्स का होता है वो हमेशा 2 पॉइंट्स के बीच में हो सकता है। आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम हो सकता है a प्लस बी, और मिनिमम कितना हो सकता है, तो मिनिमम हो सकता है a माइनस बी। और इनके बीच में मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में जितना भी वैल्यू होगा वो भी हमारा रिजल्टेंट हो सकता है। सपोज अगर मैं कहता हूँ एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ इनमें से कौन सा रिजल्टेंट नहीं हो सकता। क्या इनका रिजल्टेंट 10 हो सकता है, क्या इनका रिजल्टेंट 12 हो सकता है, क्या इनका रिजल्टेंट 8 हो सकता है, क्या इनका रिजल्टेंट 1 हो सकता है। तो देखें आप सबसे पहले देखेंगे कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्टेंट कितना होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा 7 + 5 यानी 12, और कम से कम कितना होगा 7 - 5 यानी 2। यानी इनका रिजल्टेंट 2 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, और 2 और 12 के बीच में जितने भी वैल्यूज़ होंगे वो इनका रिजल्टेंट हो सकता है। बाकी इनका रिजल्टेंट जो है वो इसका रिजल्टेंट 2 से कम नहीं हो सकता और इनका रिजल्टेंट 12 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अब आप देखें ऑप्शंस को, क्या इनका रिजल्टेंट 10 हो सकता है, तो बिल्कुल 10 होगा, क्योंकि 10 12 से कम है। तो ये इनका रिजल्टेंट 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, पर 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 फिर इस रेंज से बाहर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी टेस्ट में आते हैं, तो आप इनको नोट करें, तो फिर हम इस पे MCQs डिस्कस करेंगे।